प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सब खैरियत, बढ़िया, मस्त। आज के क्लास में राजनीति विज्ञान क्लास 12 के जो कंसेप्ट था, जिसको जो क्लास कल थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था, उन सभी डाउट को ख़त्म करने के लिए, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पूरी तरह से समेटने के लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को नहीं करेंगे बाबू, उन सभी कंसेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे, जिससे इस चैप्टर में बची खुची जो भी थोड़ी बहुत दिखते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। है ना बालक? इन्हीं सब चीज़ों के साथ देरी न करते हुए खोलते हैं आज का पिटारा और देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपके लिए ये रहा पहला सवाल। सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम बताइए। अब एक बात बताओ बाबू, सोवियत संघ के विघटन की बात अगर हम करें तो सोवियत संघ का विघटन, आपको पता है कि सोवियत संघ की स्थापना, याद करो, सोवियत संघ की स्थापना मेरे दोस्त याद है क्या? 1922। और विघटन की बात करो बाबू, विघटन की बात करें हम लोग तो विघटन 1991। ये बातें तो याद होनी ही चाहिए जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना? ठीक है। अब पूछा है कि उसके 4 परिणाम बताइए। पहला कि शीत युद्ध का अंत और हथियारों की होड़ रुकना। ठीक है। विघटन के 4 कारण में अमेरिका 2 महाशक्ति के रूप में, पूरे विश्व में 2 महाशक्ति थी, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। दोनों हथियारों के मामले में एक दूसरे के क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। तेजी से दोनों क्या कर रहे थे? आगे बढ़ रहे थे। तो ये हो गया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी वर्चस्व, संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तो इसमें अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। एक प्रमुख कारण था किसका? सोवियत संघ के विघटन का। किसका बाबू? सोवियत संघ के विघटन का। 15 नए स्वतंत्र देशों का उदय। वो 15 नए स्वतंत्र देश किससे टूट के बने बाबू? सोवियत संघ से, जिसमें 3 प्रमुख देश थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। साम्यवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह। एक ऐसी विचारधारा जो समाज में समानता, प्रभुत्व, भाईचारा, बंधुत्व की बात करती है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अपनाए गए रवैये के चलते लोगों के मन में जो असंतोष पैदा हुआ था, वो भी सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बना था। ऑप्शंस के साथ साथ बातें सबको समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी नाम से ही पता चल रहा है, थेरेपी मतलब इलाज, शॉक मतलब अचानक, इंस्टेंटली कोई होने वाली घटना। जैसे अचानक आप सुनते हो कि कोई मर गया तो रिएक्शन क्या होता है? हाँ, मर गया। वो शॉक का मतलब क्या हुआ? शॉक का मतलब हुआ अचानक होने वाली खुशी या गम। उसमें सिर्फ खुशी गम नहीं हो सकता ना बाबू, खुशी भी तो हो सकती है। तो ये शॉक थेरेपी क्या थी और इसके 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। शॉक थेरेपी समाजवाद से पूंजीवाद में तीव्र संक्रमण की प्रक्रिया थी और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुआ था बाबू? अर्थव्यवस्था का चरमराना और बेरोजगारी का बढ़ना और जनता के सपनों का टूटना, बल्कि गरीबी का बढ़ना। अब एक बात बताओ, अचानक आप किसी भी व्यवस्था को, किसी भी चीज को बदलने का प्रयास करोगे, परिणाम क्या होगा बताओ? उसका परिणाम क्या होगा मेरे दोस्त? परिणाम होगा जो सोचे उससे बिल्कुल विपरीत। वही हुआ। शॉक थेरेपी का मतलब कि जो कौन सी व्यवस्था थी? साम्यवाद। साम्यवाद मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी के पास एकाधिकार नहीं था, सार्वजनिक अधिकार था। मतलब किसी भी चीज को माना जाता था कि वो उसका व्यक्तिगत नहीं हो सकता, वो सार्वजनिक हो सकता है। अब उस व्यवस्था से अचानक आप अमेरिकी की व्यवस्था के तरफ मूव करना चाहो, मतलब साम्यवाद से आप पूंजीवाद की तरफ जाना चाहो, तो क्या ये चीज़ें इतनी आसान है क्या? आसान तब है जब इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से एक टाइम पीरियड पे समझ के करें। लेकिन अचानक हम चाहे बदलना तो परिणाम क्या होगा? अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगा, है ना? और लोगों में असंतोष फैलेगा, क्योंकि आप सपना पूंजीवाद के रूप में देख रहे हो। अरे साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रहे हो तो आप सपना किसका देख रहे हो? सपना किसका देख रहे हो मेरे दोस्त? पूंजीवाद का। और परिणाम क्या है?
न साम्यवाद वाला है न पूंजीवाद वाला, तो उससे क्या होगा, असंतोष फैलेगा। अगला है द्विध्रुवीयता। द्विध्रुवीयता की एक विशेषता बताइए। ठीक है, द्विध्रुवीयता पढ़ चुके हो क्या है कि विश्व जब दो धुरी के रूप में बटी हुई थी, एक महाशक्ति जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, तो दूसरा साम्यवादी का, पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था ना। तो द्विध्रुवीयता विश्व व्यवस्था का वह रूप है जिसमें वैश्विक आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक प्रभाव से दोनों देश, कौन कौन, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बटा होता है। ये बातें तो ऑलरेडी बहुत अच्छा से पढ़े हो। और ये देखो, ये सिर्फ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है, ये वो प्रश्न है जो आपके PYQ सीरीज का हिस्सा है। व्हाट डू यू मीन बाय PYQ? PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब विगत वर्षों के प्रश्न। पिछले साल ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उठा कुछ भी बनाया आपको पेश कर दिया। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इससे आप एक आइडियोलॉजी, एक मोनोपोली सेट कर सकते हो कि ठीक है, मैं अगर अपने एग्जाम में बैठता हूं तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और मुझे उसका आंसर कैसे करना है। क्योंकि मेरे दोस्त, एग्जामिनर हमेशा ये चाहता है कि परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दें। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। अगला है कि 1991 के सोवियत संघ के तख्तापलट। अभी ये बातें मैंने पढ़ाया। तख्तापलट को किसने प्रोत्साहित किया और क्यों? कम्युनिस्ट पार्टी, जो 72 साल बाद जिसको पूरी तरह से खत्म किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने, कट्टरपंथी किसे कहते हैं बताओ? एक वर्ड आया है ना, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जिसमें आदमी जिस चीज को मान लिया है उसके प्रति उसकी दृष्टिकोण इतनी स्पष्ट है कि वो उसके सिवा कुछ और मानने के लिए तैयारी नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो कम्युनिस्ट पार्टी वही लाल जो झंडा होता है जिसमें हाशिया, मतलब ये दिखाया जाता है कि समाज हाशिए पर खड़ा है, मतलब सर्वहारा वर्ग, दलित, महादलित, दबे कुचले समाज के वर्गों के हाथ में शासन था। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार अच्छी चलेगी, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और सरकार की जो जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति थी वो खत्म हो गई, जिससे इन लोगों में क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया। तो कट्टरपंथियों ने क्या कर दिया, तख्तापलट। क्योंकि गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियों, जिसको प्रेस्ट्रोइका कहा जाता है, ये वर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रेस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुधारवादी। क्या है बाबू? सुधारवादी। और कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल है ना बाबू, गोर्बाचेव ये क्या बनाए गए थे? ये महासचिव थे ना बाबू, महासचिव। तो जब ये महासचिव बने सोवियत संघ के, तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जो भी ऐसी व्यवस्था थी जिससे जनता त्रस्त थी, परेशान थी, उन्हें उससे बाहर निकलने का मौका चाहिए था, उन सबको इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। किन्होंने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखो, भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संबंध कब और क्यों की? देखो, भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति थी, उस गुटनिरपेक्ष नीति का आलोचना पूरे वैश्विक स्तर पे होती है कि भारत अगर गुटनिरपेक्ष का हिस्सा था तो फिर उसने सोवियत संघ का साथ क्यों दिया? वो गुटनिरपेक्ष का मतलब कि दोनों महाशक्ति से दूर रहेगा, लेकिन भारत हमेशा से क्या चाहता था? शांति और सुरक्षा। वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और विकास की बात कर रहा था, है ना बाबू? तो वही है कि भारत ने 1971 में 20 वर्षीय शांति और मैत्री संधि की, किससे? सोवियत संघ से। ठीक है, ताकि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान सोवियत समर्थन प्राप्त हो और अमेरिका पाकिस्तान गठबंधन का मुकाबला हो। बहुत सारा कारण था बाबू। आज जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करो जो सार्वजनिक क्षेत्र में है,
लोहा और इस्पात वाली, उन सबको स्थापित करने में सोवियत संघ का बहुत बड़ा हाथ है। भारत को मतलब युद्ध में हथियारों से मदद करने से लेके राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य, जो भी मदद हो सकता था आर्थिक रूप से, वो सब किया किसने 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 बच्चा? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ बोले तो रूस को सोवियत संघ के तरफ से उस स्थायी देश की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता दी गई, जिसमें जब भारत और पाकिस्तान की जो युद्ध हुई थी, उस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किसने किया था? किसने किया था मेरे दोस्त? रूस ने किया था। बात समझ आ रही है? तो ये बातें याद रखना। बहुध्रुवीय विश्व की एक विशेषता बताइए जैसा रूस और भारत इसे देखते हैं। बहुध्रुवीय, एक ऐसा देश जिसमें बहुत सारे ध्रुव मतलब किसी भी चीज का केंद्र, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय। इसका मतलब क्या हुआ? एक ध्रुवीय मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ मेरे दोस्त? विश्व एक ध्रुवीय हो गई, क्योंकि सारी की सारी प्रभुत्व सत्ता किसके हाथों में आ गई? अमेरिका के। लेकिन बहुध्रुवीय का मतलब क्या हुआ? बहुध्रुवीय विश्व में कई शक्ति केंद्र जैसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान का सह अस्तित्व, जो एक ध्रुवीय अमेरिका वर्चस्व को चुनौती देता है। बहुत स्पष्ट बात है मेरे भाई कि बहुध्रुवीय का मतलब जहां एक ध्रुवीय अमेरिका अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पे, हथियार के दम पे, अपने अर्थव्यवस्था के दम पे पूरे विश्व में अपने वर्चस्व को कायम कर रहा था, वहीं पे चाइना, जापान, रूस, भारत जैसे देश उसको क्या कर दिए? बहुध्रुवीय कर दिए, मतलब उसके शक्ति का विखंडन कर दिए, खंडित कर दिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो। मजा आ रहा है? मजा आते रहना चाहिए। जिंदगी का दूसरा मतलब ही है नरक, और नरक से बाहर निकलना है तो मस्ती को जिंदा रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बात समझ आ रही है? तो मस्त रहा करो। अब देखो, सोवियत अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए जो इसे अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग करती है। किसकी बात बताना है बाबू? सोवियत अर्थव्यवस्था की कितनी विशेषता? 3 बतानी है ना? जो अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या करती है? अलग करती है। अब सोवियत अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता जो इसे अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग करती है, क्या क्या है? पहला देखो, उत्पाद के साधनों पर नियंत्रण। रूस में उत्पादन, कार से लेकर सुई तक सब चीज का उत्पादन होता था, लेकिन क्वालिटी के तौर पे अमेरिका की बराबरी रूस नहीं कर सकता था। बात समझ आ रही है? दूसरा था केंद्रीय नियोजन। जितनी अच्छा सत्ता का केंद्रीकरण रूस में था उतना अमेरिका में नहीं था। आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव। बात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की हो रही है ना। आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था थी मेरे भाई? साम्यवादी। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के पास पूंजी का एकाधिकार नहीं होगा। ये 3 वो कंडीशन है। उत्पादन के साधनों पर राज्य नियंत्रण, मतलब आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, कुछ भी लगा लिए हैं, तो किसके अधीन होगा? किसके अधीन होगा मेरे भाई? सरकार के अधीन होगा। मजा आ रहा है? मजेदार चीजें हैं, मजा आते रहना चाहिए। आ जाओ। बर्लिन की दीवार गिरने का क्या महत्व था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, बना कब था? 1961 में। गिरा कब? 1989 में। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरना शीत युद्ध के अंत और ध्रुवीयता के पतन का प्रतीक था, क्योंकि ये पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करके रखा था, है ना। पूर्वी यूरोप से कटा हुआ था। तो ये जो दीवार था ना, बर्लिन की दीवार, ये जब गिर गया तो उसके बाद शीत युद्ध की अंत हो गई, और जो विश्व 2 धुरी पे, द्विध्रुवीयता पे घूम रहा था, उसका अंत हो गया, जिससे पूर्वी जर्मनी में लोकतांत्रिक की मांग बढ़ी। ये बातें मैंने अभी बता दी आपको। बातें बहुत स्पष्ट है, सबको समझ में आ गई होगी। आ जाओ। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस संबंधों की स्थिति बताइए। किसके बाद? सोवियत संघ के विघटन के बाद। मतलब मेरे भाई कब की बात हो रही है मेरे दोस्त? कब की बात हो रही है? 1991। क्यों? क्योंकि उसके बाद
विघटन के बाद 3 बड़े देश, विघटन के बाद 3 बड़े देश कौन कौन थे बाबू, कौन कौन थे? पहला था रूस, दूसरा था यूक्रेन और तीसरा था बेलारूस, है ना। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? रूस की। बात किसकी कर रहे हैं बाबू? रूस की। विघटन के बाद भारत रूस संबंध मजबूत रहे। रूस भारत का प्रमुख सैन्य और ऊर्जा साझेदार बना, जबकि अन्य पोस्ट कम्युनिस्ट देशों से भी संबंध सुधरे। मतलब जो भी और बाल्टिक देश या जो भी और विघटन के बाद 15 देशों में से देश बने थे, उन सभी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हुए, लेकिन रूस के साथ इसका मैत्री वाला संबंध आज भी भारत और रूस के मित्रता की मिसाल दी जाती है ना। अगला प्रश्न, मध्य एशियाई गणराज्यों में तेल भंडारों का क्या प्रभाव पड़ा? मध्य एशियाई भागों जैसे ताजिकिस्तान में तेल भंडारों से गृह युद्ध 2001 तक और बाहरी शक्तियों अमेरिका तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। क्यों? क्योंकि जो महाशक्ति के रूप में शक्ति थी वो क्या हो चुकी थी? विघटित हो चुकी थी। तो जब कोई भी शक्ति छोटी हो जाएगी तो बड़ी शक्तियां उस पर हावी होंगी ही होंगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, देखो गोर्बाचेव की नीतियों, पेरेस्ट्रोइका अभी बताया ना, सुधारवादी और ग्लासनोस्त का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये बातें तो अभी पढ़ चुके हो। देखो पेरेस्ट्रोइका आर्थिक पुनर्गठन, ग्लासनोस्त खुलापन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिससे सोवियत संघ में सुधार शुरू, लेकिन विघटन भी हुआ। देखो विघटन होने के पीछे बहुत सारे कारण थे, मैंने बताया। आंतरिक कलेश, होड़ एक दूसरे की बराबरी की, जिससे अफगानिस्तान के साथ इसकी झड़प किसकी? सोवियत संघ की। बर्लिन की दीवार, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसका चर्चा हम लोगों ने क्लास में कर रखा है। और वो सब कारण क्या हुए? फाइनली अंततः वो रिजल्ट हुआ जिससे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। यदि सोवियत संघ न टूटा होता तो विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? एक पल के लिए मान लिया जाए कि सोवियत संघ टूटा नहीं होता, तो नहीं टूटा होता तो क्या प्रभाव पड़ता? बताओ क्या होता? द्विध्रुवीयता बनी रहती ना बाबू। विश्व 2 धुरी पे घूमता, शीत युद्ध जारी रहता, हो सकता है शीत युद्ध तीसरे विश्व युद्ध बन जाता। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ शीत युद्ध जारी रहता बाबू। ये क्या हो सकता था? तीसरा विश्व युद्ध भी तो हो सकता था। हथियारों की होड़ बढ़ती, अभी भी बढ़ रही है भाई। हर देश अपने हिसाब से हथियारों के होड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और विकासशील देशों को गुटों में बंटना पड़ता। विकासशील देश जैसे भारत, ऐसे देशों को किसी न किसी गुट का हिस्सा बनना पड़ता। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें दिख रही है तो देख लो, यहाँ पे सबके आईडी और कोड दिए हुए हैं। बाकी इसका पीडीएफ जब टेलीग्राम पे पड़ेगा तो वहाँ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए अक्सर हम लोग अपना सारा का सारा प्लेटफॉर्म आपसे शेयर कर रहे हैं। आप जुड़िए और अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए इस परिवार का हिस्सा बनिए। यकीन मानिए आपको कुछ ही दिन में आपके सोच में, आपके स्थिति में, आपके शिक्षा में, आपके ओवरऑल चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त, लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप सबको हैव ए ग्रेट डे।